हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे पेपर के क्लास में जो बहुत ही जटिल, जटिल का मतलब होता है डिफिकल्ट, है ना। तो कभी कभी मैं टिपिकल हिंदी बोलूँगा और साथ ही साथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट के क्लासरूम में। दिस इज द इजीएस्ट पेपर इन द वर्ल्ड। अगर आपका अप्रोच सही है और अगर आपने इसमें जल्दबाजी करी या कुछ अलग करने की कोशिश करी तो ये पेपर परेशान भी करता है एग्जामिनेशन में। हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और मैं सुमित परासर आप लोगों का इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइडिया बहुत सिंपल है बालक। अगर हम सीए फाइनल एएफएम की बात करें तो ये पेपर का जो रिजल्ट होता है, आप देखोगे कि जो पहले एसएफएम के नाम से जाना जाता था तो बड़ा एवरेज रिजल्ट रहता था। ज़्यादातर बच्चे इसे बहुत इजीली टैकल कर लेते हैं, कुछ बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट भी आता है बिकॉज सर्टेनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट्स। तो और दूसरी बात है कि इसमें सीधा पैसा दिखता है ना। और जहाँ सीधा पैसा दिखे वहाँ आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एनीवे, जो अगर करंट पैटर्न देखा जाए इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, तो करंट जो पैटर्न है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, राइट। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अब सारी बातें करेंगे हम डिटेल में। तो हमारा अप्रोच क्या होगा स्टडी का, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। और साथ ही साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आपको तो पता ही है मेरे क्लास में आइडल टाइम तो होगा नहीं, है ना। बड़ा लिमिटेड एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है। मिलेगा, डोंट वरी, एंटरटेनमेंट मिलेगा बट लिमिटेड। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2। शॉर्ट में इसे बुलाते हैं एएफएम, ठीक है। एएफएम बुलाते हैं इसे शॉर्ट में। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम हुआ करता था एसएफएम, राइट। अब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या चेंज है, राइट। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ना सिलेबस एंड टॉपिक वाइज चेंज समझाने नहीं जा रहा हूं, क्या जरूरत है भाई हमें। बट हम ये तो जानते हैं कि इसका पहले नाम एसएफएम था। तो एक कहावत है हिंदी में, नई बोतल में पुरानी शराब। अब शराब वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब कुछ और मत सोच लेना, बट नई बोतल में ध्यान ऐसा ना हो कि भ्रमित हो जाए। नई बोतल में पुरानी शराब वाली जो बात है ना, तो यू विल सी दैट इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने जगह बे जगह कंटेंट को भी रेक्टिफाई नहीं किया और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म आपको जगह बे जगह आपके स्टडी मटेरियल में दिखाई देगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स सेम थिंग। देयर आर सम चेंजेस, राइट। और वो क्या चेंजेस हैं उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि तो हम तो नए सिलेबस में, राइट। बट इट्स द सेम थिंग। तो अगर कोई आपको एएफएम की जगह कोई एसएफएम बोल रहा है तो उससे लड़ने का नहीं है, बस करेक्शन कर देना है कि भाई नाम बदल गया है ना। ये नहीं कि फाइट करने लगना है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों एक ही चीज है, बट ये नाम का फर्क है, नाम बदला गया है, ठीक है ना। एएफएम तो अगर हम देखें तो एएफएम स्टैंड्स फॉर, टेल मी, एएफएम स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इसको अपन कहते हैं एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शांति से पढ़ना है, कूल होके पढ़ना है, राइट। और निश्चिंत रहना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर हो रहा है वैसे वैसे आपको उसको अच्छी तरह से कमांड करते हुए चलना है, कुछ भी बात के लिए मत रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी होमवर्क, सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में ही करेंगे, तो आपके लिए कोई होमवर्क नहीं होगा घर पे, बट रिवीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। और थोड़ा सा कूल रहना क्योंकि मेरी स्पीड बहुत मॉडरेट होगी। द रीजन इज वेरी सिंपल, एक क्लासरूम में बना हुआ सवाल एग्जामिनेशन हॉल में बनेगा या नहीं बनेगा, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दूसरा रिवीजन प्रैक्टिस, और इस पे हम फोकस करेंगे, राइट। अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रही, हमारा प्रैक्टिस रहा अच्छा, तो हम एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे विदाउट एनी डाउट,
कोई चिंता नहीं रहेगी आपको, आप मजे से स्कोर करोगे। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये नाम है आपके पेपर का। अब सबसे पहला सवाल, राइट, जवाब देते चलो फटाफट, आप तो दे ही सकते हो जवाब। आप कैसे सुनोगे सर, है ना, ये तो कोई कैसे सुनोगे आप, जवाब कैसे दोगे? तो अगर आप लाइव क्लास में हैं तो आपका मैसेज देख लेंगे, और वरना आप जवाब दीजिए, हम बच्चों के दिल की आवाज सुन लिया करते हैं, है ना। सो एडवांस्ड क्यों कहा गया इसको, यानी कि इसका कोई बेसिक वर्जन भी होता होगा आईसीआई के फ्रेमवर्क में? तो जवाब है हाँ, आप तो जानते हो बहुत अच्छी तरह से। और इसका बेसिक वर्जन क्या था? इसका बेसिक वर्जन सीए इंटर लेवल पे है। सीए इंटर लेवल पे एक पेपर है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एफएम एंड एसएम, जहां 50 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको पढ़ाया जाता है। सो अगर पूछा जाए कि बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ है, अगर ये एडवांस्ड है तो हम कहते हैं बेसिक हमारे सीए इंटर में है। वहां हमने बहुत कुछ पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, क्योंकि ये मैं मान के चलूंगा कि आपने नहीं पढ़ा है, मान लो भूल गए, कौन याद रखता है इतना, है ना। 3 लेवल पास करके सीए बनना होता है, ऐसे ही बहुत दुख है सर जीवन में, है ना, बहुत तकलीफ है। सो जब कभी भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने बेसिक लेवल में इंटर में पढ़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, राइट। और वैसे भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कोई दिक्कत होने भी नहीं जा रही है, आपको बहुत ज्यादा पीछे के रेफरेंस सीए इंटर की चीजों को याद करने की आपको आवश्यकता भी नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एडवांस्ड, है ना, क्योंकि ये बेसिक लेवल का एडवांस्ड लेवल है। बेसिक लेवल इंटर में था, एडवांस्ड हमारे पास फाइनल में। इसके अलावा एडवांस्ड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचने का। अभी भी आपको 10वीं 11वीं 12वीं का मैथ्स यूज होगा, यानी कि सीए फाउंडेशन में जो आपने मैथ्स पढ़ा था वही मैथ्स का आपको यही इस्तेमाल होना है। बेसिक मैथ्स हम यूज करने जा रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज करने जा रहे हैं यहां, उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर लेवल पे नहीं हुआ करते थे, राइट। वो आपको यहां बहुत सारा कुछ नया पढ़ना है, और वो बिल्कुल नया है तो आपको बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडवांस्ड। नाउ टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस। ये आपकी पहली क्लास है ना, पहले क्लास में तो बनता है यार कुछ इधर उधर की बातें तो कर ही जा सकती है ना। कितना पढ़ेगा बच्चा, इतना दबाव रहता है स्टूडेंट्स पे। एनीवे, हम बात करते हैं फाइनेंस की। अच्छा, फाइनेंस को सिंपल वे में क्या समझा जा सकता है? फाइनेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? फाइनेंस हम किसको कहते हैं? आप बोलोगे ना कि सर फाइनेंस का मतलब है बेसिकली, जब हम फाइनेंस में डील करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, हम पैसे की बात कर रहे होते हैं, राइट। सो फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या? रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी, हम पैसे की बात कर रहे होते हैं। और ये जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या जो आपका फाइनेंस है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ मनी। आप हम ऐसा देख सकते हैं कि फाइनेंस इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ मनी। क्या बोलेंगे इसे हम सिंपली? मैनेजमेंट ऑफ मनी। मैनेजमेंट ऑफ मनी, राइट। सो प्राइमरीली अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात की जाए, इसका मतलब यही हुआ कि सर हम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज द मनी। इन व्हाट टर्म्स? कि अगर मान लो कोई इन्वेस्टर है, अब अभी बड़े शब्द नहीं उठाते, मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, है ना, यू हैव सम मनी विद यू, तो उस पैसे को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। मान लो अब मैं बात करता हूं कि लेट्स से आपके पास कुछ पैसे, यू हैव सम मनी, राइट। कितने पैसे हैं आपके पास? 100 रुपये। हाँ सर, क्या बात सर, क्यों बेइज्जती कर रहे हो, है ना। 100 रुपये हैं, अब 100 के आगे कुछ भी लिख दो, 100 के आगे आप मिलियन लिख दो, बिलियन लिख दो, वो आपका चॉइस है। 100 रुपीज है आपके पास, और तो आप इस 100 रुपीज से क्या करते हैं? तो आपने सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूं कि इस 100 रुपीज से एक चॉकलेट खा लेते हैं। आपने क्या किया? एक कैडबरी का चॉकलेट खाया, और कैडबरी का चॉकलेट खरीदा, और क्या किया आपने? उसे खा लिया, राइट। अब ये जो कैडबरी का चॉकलेट था ये 20 रुपए का है, 20 रुपीज का। तो आपके पास अब रिमेनिंग है 80 रुपीज,
अब आपके पास रिमेनिंग है 80 रुपीज। आप कहते हो कि इस 80 रुपये का मैं क्या करूं, है ना, अभी फिर चॉकलेट खाना है क्या? तो आप कहते हो नहीं यार, ये तो कुछ क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या, आप 20 रुपए लेके गए मार्केट, आपने एक चॉकलेट खरीदा, चॉकलेट खा लिया, तो वो कंज्यूम हो गया, आपने चॉकलेट खाया और आपका 20 रुपया चला गया शॉपकीपर के पास। 20 रुपए के अगेंस्ट शॉपकीपर ने आपको चॉकलेट दे दिया, तो इट वॉज कंज्यूम्ड। ये क्या हो गया, ये कंज्यूम्ड हो गया। एंड नाउ यू डोंट हैव दिस मनी विद यू, ये तो चला गया किसके पास, शॉपकीपर के पास। और यहां से आपको किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न नहीं आएगा। आएगा क्या बताओ? हमने तो चॉकलेट लेके खाया था, तो क्या वो 20 रुपए मेरा है? नहीं, वो तो जा चुका है। इसका मतलब इस सिचुएशन में वी वोंट हैव एनी रिटर्न, हमारे पास किसी तरह का रिटर्न नहीं आएगा। तो जब आपने ये चॉकलेट खत्म कर लिया, तो फिर आप कहते हैं ये क्षण भर का स्वाद है ना, 5 मिनट यार अच्छा लगा, चॉकलेट खाया, मजा आया, मीठा लगा, दैट्स इट। अब तो स्वाद भी खत्म हो गया, चॉकलेट का प्यास लग गई, पानी पी लिया तो और बेरा गर्क हो गया। फिर फील होता है बैठे बैठे कि क्या था ये, मैंने क्यों अपने 20 रुपए खराब किए। अब आप कहते हैं नहीं, 80 रुपये जो मेरे पास बचा है, तो ऐसा सुनने में आया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाया जाता है। तो इस 80 रुपये को अगर मैं किसी को दे दूं, ब्याज पे दे दूं, इंटरेस्ट पे दे दूं, या किसी तरह से इन्वेस्ट कर दूं, या अपने सेविंग अकाउंट में ही रख दूं, तो उस कंडीशन में मुझे इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा। और जब वो मुझे उस पे इंटरेस्ट आएगा, तो फिर मुझे कमाई होगी। या फिर कुछ और आपके दिमाग में आया, आपने दुकानदार से पूछा कि अगर मैं ये 4 चॉकलेट आपसे लेता हूं, तो आप मुझे क्या रेट लगाओगे? तो दुकानदार ने कहा 19 रुपए का रेट लगाऊंगा मैं आपको। तो अब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैंने दुकानदार से 4 चॉकलेट खरीदा 19 रुपए के हिसाब से, और वो 4 चॉकलेट अपने 4 दोस्तों को बेच दिया, तो पर चॉकलेट मुझे 1 रुपए का फायदा होगा। तो यहां से मैं 4 रुपए कमा लूंगा, और उधर का भी 4 रुपया हमारा बचा हुआ है, राइट। तो अब आप क्या बोलोगे कि 4 रुपया मैंने कमाया, तो जो मेरा जो 80 रुपया था वो बढ़ के 84 हो जाएगा, 80 + 4 84 हो जाएगा। तो आप नाउ यू आर स्टार्ट थिंकिंग कि इस पैसे को मैं कंज्यूम ना करके मैं कहीं अगर इन्वेस्ट करूं तो क्या हो, कहीं लगाऊं इस पैसे को तो क्या हो। तो आपने क्या किया, इस पैसे को इन्वेस्ट किया समवेयर, है ना, कहीं इन्वेस्ट किया किसी भी पैटर्न में। जब आपने इसको इन्वेस्ट किया, तो आपको इस पे क्या मिलेगा, इसको आपको मिलेगा रिटर्न। एंड इन दैट केस दिस 80 रुपीज विल बी सेड एज व्हाट? आप कहते हो सर दिस विल बी सेड एज कैपिटल। अब दिस इज द कैपिटल एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनी एंड द कैपिटल। अगर हम पैसे, मनी की और कैपिटल की बात करते हैं, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि मनी जनरल सेंस में हम यूज करते हैं कि हमने कुछ सामान खरीदा, कंज्यूम कर लिया, उससे हमें रिटर्न नहीं आता। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल, so it means we are expecting some return and that capital is going to give us some return। उस पे हमें क्या मिलने वाला है, किसी न किसी तरह का रिटर्न मिलने वाला है। दिस पार्ट ऑफ मनी, दिस अवतार ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट। बिजनेस अगर हम करते हैं, तो बिजनेस में जाहिर सी बात है वी विल हैव टू मेक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट in terms of machine, in terms of equipments, in terms of raw materials we will have to get, in terms of infrastructure, है ना, और बहुत सारे अदर फैसिलिटीज में हमें पैसे लगाने होते हैं। अब इसका नेचर अलग अलग होता है, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिर हम किसी तरह के गुड्स को या सर्विसेज को बनाते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में भी हमारा कॉस्ट आ रहा होता है। दोनों तरह के कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सर्टेनली हम उसको बेच देते हैं कस्टमर्स से, तो कस्टमर से हमें रेवेन्यू आता है। तो ये पूरा एक ट्रांजैक्शन, जो आप कह सकते हो सेट ऑफ प्रोसेस है हमारा बिजनेस का। इस सेट ऑफ प्रोसेस को कंडक्ट करने में वन ऑफ द की रिसोर्स वी यूज इज द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। और यही कहा जाता है कि द फाइनेंस फॉर अ बिजनेस और द मनी फॉर अ बिजनेस इज जस्ट लाइक एज इन द केस ऑफ ह्यूमन द ब्लड इन द केस ऑफ ह्यूमन। सो जो ब्लड ह्यूमन बॉडी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस आपके कंपनी के लिए होता है। सो वी विल हैव टू सी डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और बेस लाइन हमारा यही है, बेस लाइन हमारा
यही होने जा रहा है। अगर हम किसी भी बिजनेस को देखें, बहुत बेसिक में नहीं ले जाऊंगा, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को जानते हैं, तो मैं कुछ चीजों को अवॉइड करूंगा। जैसे बिजनेस का डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी ही पूछूंगा, यहां इंटरव्यू पूछता हूं मैं, अभी नहीं पूछूंगा। आप जानते हैं बिजनेस क्या होता है, आप जानते हैं बिजनेस कितने तरह का हो सकता है ना। सो आप जानते हैं ना, प्योर बिजनेस भी हो सकता है, और आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है बिजनेस में। आप जानते हैं कोई बिजनेस ट्रेडर भी हो सकता है, आप जानते हैं कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। ये सारे वैरायटीज आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगी। आप जरा सोचो कि ये सोचो कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात आती है, तो ऐसा क्यों होता है कि कंपनीज सर्च फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CFA, MBA फाइनेंस, इनको ही क्यों चूज करते? किसी केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएट लड़के को फाइनेंस डिपार्टमेंट में या लड़की को फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रखा जाता? क्या रीजन है कि जब बड़ी कंपनीज अकाउंट्स डील करने के लिए देती हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देती है? उसका रीजन बिहाइंड दैट क्या रीजन है कि प्रोडक्शन जो है इंजीनियरिंग को दी जाती है? तो बड़ा सिंपल सी बात है, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या जवाब आ रहा होगा कि सर इस दुनिया में ना एक चीज है जिसको हम कहते हैं स्किल, और एप्रोप्रिएट स्किल सेट का होना किसी भी काइंड ऑफ बिजनेस में एसेंशियल होता है। एप्रोप्रिएट स्किल्स का होना एसेंशियल होता है, बिना उसके यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट वैल्यू, बिना उसके यू वॉन्ट बी एबल टू रन एंड मैनेज योर बिजनेस। तो सर्टेनली अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स का, लोगों के टैलेंट का, लोगों के स्किल्स का, एंड डिफरेंट प्रोसेसेस का। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे प्लानिंग। ना प्लानिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, और प्लानिंग के तहत यू डिसाइड दैट हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड इन फ्यूचर। उसी तरह से हमारे पास एक और प्रोसेस हो सकता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेज को। अब आपके किसी भी तरह का रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, उनको यूटिलाइज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें गलतियां करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और जाहिर सी बात है दैट कॉन्सिक्वेंसेज विल बी इन फॉर्म ऑफ लॉस। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस is the management, and when we say management we are referring to skills and processes। हम skills and processes की बात करते हैं। अब सवाल आता है having a good management is enough? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एक अच्छे मैनेजमेंट के होने से ही सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता। तो हम कहते हैं सर एक अच्छे मैनेजमेंट के बाद क्या चाहिए हमें, ये कोई मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा, लेकिन एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ और क्या चाहिए, ऐसे बोलो। When we talk of the resources, जैसे मान लो हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात, सपोज यू आर लैकिंग फंड, आपके पास फंड नहीं है, तो आपका जो अच्छा मैनेजमेंट है वो क्या कर लेगा? यू विल बी लूजिंग द अपॉर्चुनिटीज। अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आता है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आता है जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके कंपनी मुनाफा कमा सकती थी, तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कंपनी वॉन्ट बी एबल टू इन्वेस्ट। अगर मान लो कंप्यूटराइजेशन करना है, ऑटोमेशन करना है, आप चाहते हैं रोबोटिक्स प्रोसेस हम करें, तो उसके लिए यू नीड मनी। आप कोई मशीन रिप्लेस करना चाहते हैं, यू नीड मनी, एंड इफ यू आर लैकिंग दैट काइंड ऑफ मनी, इन दैट केस व्हाट इज द यूज ऑफ द स्किल एंड द प्रोसेस? जाहिर सी बात है कोई खास फायदा आपको नहीं होने जा रहा। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस इज द रिसोर्स। तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया हमारा मैनेजमेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया रिसोर्स। दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब इन सबसे ऊपर यू हैव टू टेक अप द थर्ड एलिमेंट एज वेल। किसी भी बिजनेस का या किसी भी बिजनेस को यह पता होना जरूरी है इन व्हाट डायरेक्शन बिजनेस इज गोइंग ऑन। सो सर्टेनली यू विल हैव टू डिसाइड योर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप भविष्य में अपनी कंपनी को कहां लेके जाना चाह रहे हैं, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। दैट कोर्स ऑफ एक्शन नीड टू बी डिफाइंड, एंड व्हेन वी डिफाइंड लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एनी कंपनी,
देन बेसिकली वी आर डिफाइनिंग द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी कोर्स ऑफ एक्शन होता है। एंड सर्टेनली जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, लंबे समय की हम बात करते हैं। डे टू डे प्लानिंग के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। वहां हम ऑपरेशनल और मिड टर्म में अगर आप जाओगे तो टैक्टिक्स को यूज करते हैं, और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं देन वी टॉक ऑफ द स्ट्रैटेजी। नाउ दीज थ्री एलिमेंट्स आर सेड टू बी फंडामेंटल और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस, एंड दीज थ्री थिंग्स आर द फंडामेंटल्स ऑफ एनी बिजनेस। यही तीन चीजें क्या है? किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल है, स्ट्रैटेजी, रिसोर्स एंड द मैनेजमेंट। तो आप क्या कहते हैं, अगर हम ये देखें कि बिजनेस के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, तो आप क्या बोलोगे? बिजनेस के एसेंशियल एलिमेंट्स में आप बोलोगे सर वी हैव प्राइमरली थ्री एलिमेंट्स जिन्हें बिजनेस का एसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। नंबर वन इज द स्ट्रैटेजी, नंबर टू इज द रिसोर्सेस, एंड नंबर थ्री इज द मैनेजमेंट। नंबर थ्री इज द मैनेजमेंट। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी हियर? तो हमने कहा सर स्ट्रैटेजी का मतलब है लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में हम कहां जाना चाह रहे हैं, दैट व्हाट द स्ट्रैटेजी इज। स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट टू फ्यूचर। अच्छा पता है इसको ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है? जैसे आप मकान बनाते हो तो पहले नक्शा बनाते हो ना, क्या बिना नक्शे का मकान बनता है? नहीं, पहले नक्शा बनता है फिर मकान बनता है। वो क्या है? वो ब्लूप्रिंट है मकान का, और उसी के आधार पे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो लाइकवाइज फॉर योर कंपनी यू विल हैव अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन, कि आने वाले टाइम में हम किस किस तरह का एक्शन लेने जा रहे हैं, एंड दैट इज डिसाइडेड प्रोएक्टिवली, एंड दैट व्हाट द स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। देन देयर कम्स द रिसोर्सेस। जब हमने रिसोर्सेज की बात करी तो रिसोर्सेज में हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हमने कहा सर दे आर डिफरेंट रिसोर्सेज, बट हियर प्राइमरली वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी, द कैपिटल, एंड देन देयर इज द मैनेजमेंट। So when we talk of the management, we are talking about the skills and the processes. So resources is of no use if you don't having efficient and effective process. So processes का होना भी जरूरी है. Suppose you have lot of money but your planning is wrong. तो what kind of benefit you are going to reap from any investment decision? आप बोलोगे सर गड़बड़ हो जाएगा फिर तो सब कुछ. And that is why you have lot of techniques you will have to apply. You will be talking about something called as capital busting. There we will be studying how to do it. ताकि जो हम इन्वेस्टमेंट करें है ना, उस इन्वेस्टमेंट से हम अप्रोप्रिएट रिटर्न जनरेट करें. हम ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं जो प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है. And we will have certain techniques to do that. Right? So आप क्या कहते हो, skills and processes की बात करते हैं, that forms the what? Management. So we have the strategy. Look here. We have the strategy, then we have the finance, and then we have the management. So this is what the AFM is all about. Previously it was called as SFM. तो यही है आपका SFM, Strategic Financial Management. So strategically, considering long-term course of action, we are going to manage using our skills and processes what? The finance of the enterprise. This is what the financial management is all about. So SFM है ना, इसी को कहा जाता है fundamentals of business. This is basically your fundamentals of business. किसी भी business का ये क्या है, ये basic fundamental है किसी भी business का. तो यही है आपका basically what? SFM. What now is called as AFM. इससे ज्यादा theoretical discussion की हमें अभी जरूरत नहीं है. एक फेयर आइडिया आपको मिल गया होगा कि ये पेपर मतलब एएफएम का मतलब क्या है. सो नाउ यू नो, राइट? एज फार एज डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, या एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में, है ना. अभी हमें बात करने की जरूरत नहीं है. इसका रिलेशन अकाउंटिंग के साथ क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा.
बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट द AFM और SFM इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। अब बालक ये आपका पेपर 2 है, यू नो दैट, एंड दिस इज अ डिसाइसिव पेपर फॉर द ग्रुप, इनफैक्ट एंटायर ग्रुप। सारे पेपर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पेपर लेस इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर इंपॉर्टेंट है। दिस पेपर इज ऑल्सो व्हाट वाइटल, है ना, केयरफुल रहना है इसमें। तो इससे पहले कि हम सिलेबस पे जाएं, और मैं आपको अभी चैप्टर का कोई विवरण नहीं दूंगा, और मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आपको कुछ अभी याद करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर को ही याद करने लगना डेस्परेट होके, या सोचना सिलेबस तो याद होना चाहिए। अच्छा, सिलेबस याद होना चाहिए किसी भी बच्चे को, सारे चैप्टर के नाम मालूम होने चाहिए, बट वो आप ग्रेजुअली सीख जाओगे ओवर द पीरियड। जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, वो तो एक चैप्टर में गए, उस चैप्टर को 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ा, तो जाहिर सी बात है आपको चैप्टर का नाम अपने आप मेमोराइज हो जाता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चैप्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको नहीं देने जा रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, सुन लोगे भूल जाओगे, सुन लोगे उसका कोई यूज नहीं होने जा रहा है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स, राइट, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा अप्रोच बड़ा सिंपल है, पहले ध्यान से समझो इस बात को। अब मई 24 का ये क्वेश्चन पेपर है, अब ये पार्ट 2 है क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 विल बी MCQ एंड पार्ट 2 विल बी योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, MCQ तो रिलीज नहीं करती इंस्टीट्यूट। और 30 मार्क्स का आपका MCQ आएगा और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। सो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1 में MCQs होंगे, MCQs आपका 30 मार्क्स का होगा, OMR शीट दी जाएगी आपको ऑप्शंस को फिल करने के लिए। अब ये जो 30 मार्क्स का MCQ होता है, इसका पैटर्न क्या होता है सर, तो बाद में बात करेंगे। और पार्ट 2 में आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। व्हेन वी से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, देन वी से द प्रॉब्लम्स। क्या पूछे जाएंगे हमसे एग्जाम में? प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, राइट। So that will be of 70 marks, and that is why both play important role. तो ऐसा हम नहीं सोच सकते कि हम MCQ के लिए एफर्ट ना लगाएं तो भी चलेगा, तो ऐसा हम नहीं सोच सकते। 70 प्लस 30 है, तो अब आप सवाल आता है कि क्या MCQ के लिए हमें कुछ अलग से कुछ खास करना होगा? जवाब है नहीं, हमें कुछ खास नहीं करना होगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके आपको इस लेक्चर में सारी चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब लिखने की बात आएगी मैं आपको खुद बोल दूंगा कि ये चीजें नोट डाउन करो। सो देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट 1 MCQ, पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव। दिस इज समथिंग यू नो नाउ। जो टोटल मार्क्स है दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका क्या होगा? पेपर होगा। एंड जो टोटल टाइम आपको एग्जामिनेशन में मिलने जा रहा है दैट विल बी ऑफ 3 आवर्स। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितनी तेजी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद एक्यूरेसी, क्योंकि अगर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हुआ मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर हमारे पास स्पीड नहीं है तो क्वेश्चंस छूटेंगे एग्जाम में। और बड़ा कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके डालते हैं, इट विल टेक टाइम, इट विल किल योर टाइम। तो इसका जवाब क्या है बताओ? इसका सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है इसका, एंड दैट इज प्रैक्टिस। एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी होमवर्क। मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देने जा रहा। देयर विल बी नो होमवर्क। जो हमें करना है वो हमें क्लासरूम में ही करना है। आपको कोई होमवर्क मैं नहीं देने जा रहा। क्लासरूम में करो, जम के प्रैक्टिस करो मेरे साथ, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम्स को आप कवर भी कर लोगे। नाउ कम्स द पॉइंट कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी माई टारगेट। अब ये देखो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। फाइनेंस में मैं बताऊं, एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू, इमेंस अपॉर्चुनिटी है, इमेंस अपॉर्चुनिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। देयर आर वेरियस फील्ड्स इन विच यू कैन वेंचर। बहुत सारे फील्ड्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो वर्टिकल्स में यू कैन एंटर एंड यू कैन डू वंडर। सिर्फ CFO की बात मत करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनती है। तो सब कुछ बताओ सर, तो सब कुछ बताएंगे, चिंता मत करो, सिलेबस ही इसी चीज का है। सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोचो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर टारगेट।
और क्योंकि जितनी बड़ी टारगेट आप रखोगे ना, आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी, याद रखना है इस बात को। जितना अच्छा टारगेट सेट करोगे उतना आपको यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ इन द राइट डायरेक्शन। तो आई वुड सजेस्ट, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इसमें जो हमारा टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 95 प्लस, दैट शुड बी आवर टारगेट। आउट ऑफ 100 आवर टारगेट शुड बी 95 प्लस। ठीक है, ये हम क्लास नोट्स के शुरू में लिखेंगे। जब हम क्लास नोट्स करना शुरू करेंगे ना, तो इसमें से कुछ चीजें मैं रिपीट करूंगा, अभी बस सुन लो। ठीक है, जो 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, 95 प्लस हमारा टारगेट है। आप मेरे साथ हैं इसमें, बाद में ये मत कहना कि सर ये टारगेट आपने अपने मन से सेट कर दिया था, हमसे नहीं पूछा। मैंने बोला है आपको ये टारगेट रखना है कि कम से कम हम कितना स्कोर करें, हम 95 स्कोर करें। नाउ सी द पेपर। तो हम पार्ट 2 की बात कर रहे थे, दिस इज आवर पार्ट 2। टोटल क्वेश्चन पेपर में आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, बाकी 5 में से आपको 4 को आंसर करना होगा, यानी कि एक ऑप्शन होगा। और यही मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें अभी आपको कुछ समझने लायक आपका कुछ है नहीं, आप तो बस देख लो। इस पे डिस्कशन अपन बाद में करेंगे, जब आगे बढ़ जाएंगे सिलेबस में, फिर हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे, अभी तो बस देख लो। तो आप कह लोगे सर इसका मतलब एक क्वेश्चन मेरा ऑप्शन में है, और अगर मेरा एक क्वेश्चन ऑप्शन में है तो इसका मतलब यह है कि हमें थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूरे सिलेबस में एएफए में 2 चैप्टर जो है वो थ्योरी है, राइट। ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर में थ्योरीज नहीं है, ऑफ कोर्स है, बट 2 चैप्टर जो है प्राइमरीली हमारा थ्योरी वाला चैप्टर है। अब ये जो थ्योरी वाला चैप्टर है, क्या सिर्फ इन्हीं चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं? तो जवाब है नहीं, अदर चैप्टर से भी आ सकते हैं। तो क्या थ्योरी के क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए, थ्योरी पार्ट को हम छोड़ दें? हम बोलेंगे कि हाँ छोड़ेंगे, पढ़ते वक्त नहीं छोड़ेंगे, पढ़ते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वी आर गोइंग टू कवर 100% ऑफ सिलेबस, बट हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो कि हमें थ्योरी वाले क्वेश्चन को छूने की जरूरत ही ना हो एग्जाम में, और हम अपने प्रॉब्लम को ही सॉल्व करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। मैथ्स की तरह इसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इफ यू आर राइट यू विल गेट 6/6, 4/4। इफ यू आर रॉन्ग तो फिर तो आपको वैसे भी मार्क्स नहीं मिलने जा रहे, राइट। सो इफ यू विल सी, आप इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा ये देखो। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखो तो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट में आपका ABC, ये में 24 का है। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके क्या हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। टोटल 14 नंबर का आपको क्वेश्चन यहां दिखाई देगा, 6 + 4 + 4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फिर 3 पार्ट में आपका है 6 + 4 + 4। तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल हैं, 14 नंबर का आपका टोटल सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखो तो एक प्रैक्टिकल है, एक थियरी है। 10 नंबर का प्रैक्टिकल है, 4 नंबर का थियरी है, और इस थियरी में एक ऑप्शन भी है, और जो ऑप्शन है वो भी थियरी है। हम यहां से हमें क्या दिख रहा है कि 4 नंबर का एक थियरी मिला। टोटल कितने हो गए? 14 मार्क्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में फिर से 3 पार्ट है, A, B एंड C, और फिर से वही है 6 + 4 + 4, यानी कि 2 प्रैक्टिकल एक थियरी। कितने हो गए? 14 मार्क्स। लाइकवाइज यू हैव द फिफ्थ नंबर, 8 नंबर का प्रैक्टिकल, 6 नंबर का प्रैक्टिकल, कितना हो गया? 14 मार्क्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपका दोनों के दोनों क्या है? प्रैक्टिकल है, 8 + 6, कितने हो गए? 14 मार्क्स। तो अगर आप गौर से देखो तो मैक्सिमम कितने का थियरी आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर 4 नंबर यहां दिखा, 4 नंबर यहां दिखा, 4 नंबर यहां, तो टोटल कितने हो गए? 12, है ना। तो 4 नंबर का थियरी यहां दिखा हमें, और 4 नंबर का यहां दिखा, 4 + 4 8, और ये ऑप्शन वाला भी अगर ऐड कर दें तो वही 8 से 12 नंबर का हमारे पास क्या मिल रहा है? हमें थियरी मिल रहा है ओनली, और वो भी क्या है? ऑप्शंस में। हाँ, हम बोलेंगे सर लेकिन यहां जो थियरी इंसर्ट हुआ है विद प्रैक्टिकल, जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इस थियरी को तो नहीं छोड़ूंगा। सो इक्वल इंपॉर्टेंस लेके हमें चलना है, हमें उसको हवा में नहीं उड़ाना है कि वो तो हमें देखना ही नहीं है। कम मार्क्स है हमारा, कितना? 8 नंबर का रिस्क है, 8 नंबर का हमारा टोटल रिस्क है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे उस समय अपना पैटर्न ऐसा होगा कि थियरी भी कवर होता रहे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई सरदर्द, कोई परेशानी ना हो। सो दैट विल बी आवर अप्रोच। वेटेज पे ध्यान दो, 6 + 4 + 4, है ना। आपको इसी वेटेज में और एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखा, तो 8, 6, 4, 4 इस वेटेज में आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखाई देंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर? तो चिंता मत करो, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हुआ चलूंगा। टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में, ठीक है।
नाम भी नहीं पढ़ूंगा मैं, समय की बर्बादी है। 15 चैप्टर है हमारे पास टोटल। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं आप नाम बताना चाहते हो, बालक भूल जाओगे। और जब लॉजिकली सारे चैप्टर्स निकल के आएंगे ना आपको, तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा जो अभी निकल के आने वाला है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। तो टोटल कितने हैं, 15 चैप्टर्स हैं हमारे पास। घबराना नहीं है 15 चैप्टर्स के नाम से, सारे चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। प्रॉब्लम विल टेक टाइम, है ना, उसमें हमें समय देना है और आसानी से हम इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स, दिलासा दे रहे हो दिलासा तो दे रहा हूं, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल बातें थी जो आपको क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इसको आपने नोट किया होगा, ठीक है। यहां से हम शुरू हो गए हैं, इसको आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट किया होगा, ठीक है। अब चलो जरा ध्यान दो। सबसे पहली बात कि क्या मटेरियल हम रेफर करें, करेक्ट, क्या मटेरियल हम रेफर करें। तो बहुत ज्यादा बुक्स करना और इन चैप्टर्स को यूनिट में तोड़ के मैं आपको 7, 8, 10 बुक दे दूं, इसका कोई मतलब है नहीं वाला। वी हैव टू फोकस टू क्लियर आवर एग्जाम विद वेरी हाई मार्क्स, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। हमें बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए, एकदम भर के मार्क्स चाहिए, हमें 100 में 100 मिल जाए भाई, और वो हमें कम से कम मेहनत से मिले। फालतू का हमें दाएं बाएं ऊपर नीचे दुनिया और मार्स पे घूम के आ जाए, उसकी आवश्यकता हमें नहीं। और आप जानते हैं इस बात को, नहीं जानते हैं तो सुन लो। आईसीआई का एक खास पैटर्न होता है, उनका अपना स्टडी मटेरियल है एंड दे स्टिक टू दैट स्टडी मटेरियल, वो हमेशा उसके आसपास रहते हैं। आईसीआई का अपना तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करवाने का, एंड व्हाइल चेकिंग योर आंसर दे विल स्टिक टू दैट। तो हमें ज्यादा दाएं बाएं होना ही नहीं है, वी हैव टू स्टिक टू द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द आईसीआई। तो आईसीआई कितने मटेरियल्स हमें देता है, सबसे पहला तो हो गया स्टडी मैट, फिर हो गया आरटीपी, और फिर हो गया एमटीपी। ये 3 प्राइमरीली मटेरियल जो है हमारे पास, वो हमें आईसीआई की तरफ से मिलते हैं और क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं बालक। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है हर एक अटेम्प्ट में, वो तो आएगा, वो मेरा काम है आपको बताना कि क्या पॉसिबल वेरिएशंस हैं। इसके अलावा क्या करें, है ना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट मटेरियल्स आई एम गोइंग टू रेफर यू, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव योर क्लास नोट्स। आपका क्लास नोट्स होगा, तो आपको क्या करना है, 400 पेजेस के अप्रॉक्सीमेट 400 पेजेस का आपका क्लास नोट्स बनेगा। 400 पेजेस सुन के घबराना मत, क्योंकि प्रॉब्लम्स में बालक इट टेक्स पेजेस, है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इट विल टेक पेजेस, और उसमें नोटिंग होगी हर एक स्टेप में। जाहिर सी बात है, आप उसमें नोटिंग करवाऊंगा मैं आपको कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ऑल्टरनेटिव है ना। तो ये जब आप करोगे तो इट विल टेक सम पेजेस, राइट। तो 400 पेजेस का आपका क्लास नोट्स बनेगा, एंड दिस क्लास नोट्स इज गोइंग टू बी योर, कहते हैं ना, एवरीथिंग, क्योंकि इसी से आपको रिवाइज करना है। और यही क्लास नोट्स जो है, यही आपके लिए गीता है, यही बाइबल है, यही कुरान है। इससे बाहर ना एग्जाम में कुछ आएगा, ना इससे बाहर आपको कुछ परेशान होने की जरूरत है। Along with the class notes, you will get a book, a problem book. Problem book का मतलब क्या है कि इस बुक में क्वेश्चंस होंगे आपके पास सारे के सारे, बिकॉज ये क्लास नोट्स में हम क्वेश्चन थोड़ी लिखते रहेंगे क्लास में, है ना, जान ही चली जाएगी, ऐसा तो करेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, क्वेश्चंस के लिए हम बुक को रेफर करेंगे, और बुक में आपके सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है। स्टडी मैट के भी सारे क्वेश्चंस हैं, आरटीपी एंड एमटीपी आर मेंशन्ड, और ये जो आरटीपी एंड एमटीपी आर मेंशन्ड, तो आप कंप्लीट सिलेबस आपका क्या होगा कि प्रॉब्लम्स आपको एक ही बुक में मिलेंगी, और उसी बुक से हम प्रॉब्लम्स को क्लासरूम में सॉल्व कर रहे हैं। एज पर थ्योरी पार्ट इज कंसर्न, थ्योरी पार्ट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन क्लास नोट्स, तो उसके लिए भी आपको कोई एडिशनल मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। So that will be covered in class notes only. Sample MCQs that will also be covered in the problem book. तो आपको उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए कोई अलग से बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, उसकी हमें जरूरत ही नहीं। So primarily you will have only one book, and trust me, अगर आपने सारे लेक्चर्स को गौर से देखा और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, that one book and that one class notes will be proved to be wonder. आप बहुत एक्सेलेंट स्कोर कर लोगे, बहुत आसान है ये। अब प्रॉब्लम बुक जो है, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, दोनों तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और इसमें आपके प्रॉब्लम्स भी होंगे ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ हिंट आंसर भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ हिंट आंसर भी है, जस्ट टू गो थ्रू। बाकी यहां जितने भी क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपके प्रॉब्लम बुक में, दोज विल बी डेल्ट इन द क्लासरूम नोट्स। तो उसके लिए भी आपको अलग से कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। स्टडी मैट हो या कोई बुक हो, आपको उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दैट नीड इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक चैप्टर वाइज टेस्ट। हम क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर वाइज टेस्ट लेने जा रहे हैं। सबके लिए मैंडेटरी है यार। आप किसी भी मोड में क्लास देख रहे हो ना, टेस्ट को छोड़ना मत, बंक मत कर लेना, अपीयर कर जाना। चैप्टर वाइज टेस्ट में अपीयर करने का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि छोड़ो अभी नहीं देते, अभी तैयारी नहीं है, ना ना ना, देते जाना है ना। और जब वंस योर सिलेबस इज कंप्लीट देन यू विल हैव व्हाट? फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव फंडामेंटल क्लासरूम टीचिंग, है ना। बिल्कुल आराम से, शांति से हम क्या करने जा रहे हैं? हम हर एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही शांति के साथ, है ना। फंडामेंटल क्लासरूम टीचिंग, तो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग विद आइडियल पेस। कहीं कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मुझे आपको कुछ विशेष बताना होगा तो मैं आगे बता दूंगा, राइट? करेक्ट। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर, करेक्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट। इसके बाहर, इस क्लास नोट्स और बुक से बाहर ना आपसे एग्जाम में कुछ पूछेंगे, ना आपको इसके बाहर पढ़ना है, जो आएगा इसी में, है ना। सो हम बात कर रहे थे एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, करेक्ट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम चैप्टर उठाएं और हम सिलेबस को आगे बढ़ाएं, वी विल बी कवरिंग सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सर जो हमें पढ़ना चाहिए, है ना? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका एक रिकैप हो जाए तो वो अच्छा होगा हमारे लिए, करेक्ट। तो चलो अब हम हेडिंग करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप याद रखना एक बात को, आपका नोट्स अच्छे से बनना चाहिए, आपका नोट्स अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है कि इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताने जा रहा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका डायरेक्ट कोई चैप्टर डाल के पढ़ाने की प्रक्रिया एएफएम में नहीं होगी। तो जो कुछ भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ये एज अ चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें जरूरी है, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग के आधार पे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। और ऐसा है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसको आराम से धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन रेशियोज। कुछ रेशियोज हैं जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। रेशियोज आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जिन रेशियोज की जरूरत हमें एएफएम में होने वाली है, तो वी आर गोइंग टू कीप दोज रेशियोज और एक रिकैप ले लेंगे यहां, और जहां जब जिस रेशियो का इस्तेमाल होगा वहां फिर हम उसके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखेंगे कि कहां क्या असर इस रेशियो का हो रहा है, क्या वैल्यू होना चाहिए, एंड सो हम उसको यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। ये कैलकुलेशन में आपको हेल्पफुल होगा। रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि ये रेशियो निकाल के मुझे दीजिए, रेशियो एनालिसिस नहीं कराएगा आपसे, बट सर्टेनली वो आधार होगा हमारे एनालिसिस का, और इस नाम का कोई चैप्टर भी नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको बार बार। रेशियोज के बाद सेकंड है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में मैं क्या बताऊं, आप तो समझ ही गए होंगे, आपको याद भी आ गया होगा। तो मनी का वैल्यू टाइम के साथ बदलता है, पैसे का वैल्यू समय के साथ बदलता है, और ये एक ऐसा ज्ञान है जो आज के डेट में सबको पता है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करें, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, एंड सो ऑन। तो कुछ फंडामेंटल, मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको रिकॉल करवाऊंगा और कुछ बेसिक बातें हम करेंगे
किसके बारे में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में. दिस इज व्हाट वी हैव टू सी. नंबर 3, वी विल बी सीइंग फ्यू कैलकुलेटर ट्रिक्स. अच्छा, मुझे पता है आपको याद होंगे कैलकुलेटर ट्रिक्स में, तो आप माहिर हो. स्टिल अब जिसका इस्तेमाल यहां ज्यादा होने वाला है ना, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही. जैसे हम कहते हैं डर्टी पावर, तो डर्टी पावर तो आपको ऐसा ऐसा मिलने वाला है कि सर में दर्द होने लगेगा, भाई ये क्या हो रहा है यार. बट वी विल डू दैट, है ना. तो सर्टेन कैलकुलेटर ट्रिक्स वी हैव टू सी. रिकॉल होगा, रिवाइव होगा, वो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. नंबर 4, बात करते हैं किसकी? लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स की. तो हमें जरूरत है नहीं. जैसे हम जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स. जब हम कैलकुलेटर ट्रिक्स की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स. इसके अलावा जो डिफरेंट ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो बड़े ही बेसिक लेवल के होते हैं. तो उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होगी. बट सर्टेनली वी विल बी सीइंग फ्यू थिंग्स. कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूंगा, तो वो हम इसी में क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे. राइट. तो ये 3 चीजों में ही रहने देते हैं, ज्यादा इसको हम लंबा नहीं करने जा रहे. सो वी हैव टू सी द रेशियोज, वी हैव टू सी द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड वी हैव टू सी सर्टेन कैलकुलेटर ट्रिक्स. एंड कैलकुलेटर ट्रिक्स के बारे में बात करते वक्त मैं थोड़ा सा डेविएट कर जाऊंगा. आप बुरा नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना, मुझे पता है नहीं मानोगे. डेविएट कर जाऊंगा मतलब कुछ चीजें और इसमें डाल दूंगा मैं उस समय. ये 3 चीजें हैं मुख्यतः जिसपे हमें क्या करना है, काम करना है. So let's start with the first one, ratio analysis. रेशियो एनालिसिस. ठीक है, चलो देखते हैं इसको. अच्छा, रेशियो को देखने से पहले सर हम तो जानते ही हैं सारे रेशियोज, है ना. हाँ पता है मेरे को, जानते हो आप, कोई बात नहीं, फिर भी हम रेशियो की बात करेंगे. रेशियो पे जाने से पहले मुझे ये बताओ कि आप किसको हमेशा अपने साथ रखने की बात करते हैं? किसको? आप जैसे दोस्त या दुश्मन, है ना. किसको बोलेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है समझना. आप क्या चाहते हैं कि आप अपने साथ किसको रखना चाहते हैं? दोस्तों को रखना चाहते हैं अपने साथ, या दुश्मनों को अपने साथ लेके घूमना चाहते हैं? बताइए, क्या बोलोगे? कि सर दोस्तों को अपने साथ लेके घूमना चाहेंगे, जाहिर सी बात है. राइट. खास करके अगर वो दोस्त रेलेवेंट हो. दुश्मन को कौन साथ में लेके घूमता है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर मुद्दे पे आओ यार. तो चलो मुद्दे पे आता हूं. तो रेशियो एनालिसिस की जब हम बात करें, या रेशियो एनालिसिस को छोड़ो, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और अकाउंटिंग में पता है आपको क्या क्या डिफरेंस है? जरा सोचो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखो, मान लो कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जब हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो उस ट्रांजैक्शन से डेटा जनरेट होता है. करेक्ट. एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा वी डू द अकाउंटिंग. मतलब ट्रांजैक्शन से जो डेटा जनरेट हुआ, उस डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं. राइट. एंड दैट व्हाट द अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट. सो अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है? वी हैव द अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग इज डन आफ्टर द ट्रांजैक्शन. वंस अ ट्रांजैक्शन इज डन. क्या ट्रांजैक्शन से पहले अकाउंटिंग होती है क्या? आप बोलोगे नहीं सर. बिजनेस शुरू करने से पहले हम अकाउंटिंग करते हैं क्या बैठ के? आप बोलोगे नहीं सर. जब काम होगा, जैसे हमने सेल किया, अब जब हमने सेल किया, हमने गुड्स बेचा, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड, एंड दैट इज अकाउंटिंग. दैट इज द जॉब ऑफ द अकाउंटेंट. करेक्ट. बट यू नो व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जब आप एफएम की बात करोगे ना, यू विल सी दैट कि एफएम ट्रांजैक्शन से पहले की बात करता है. एफएम इसकी बात करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर ये ट्रांजैक्शन करता हूं तो मुझे कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है. तो आप बोलोगे सर ये तो फोरकास्ट बेसिस है. तो मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं भी तो वही कह रहा हूं, फोरकास्ट कर रहे हैं. But here in this case of financial management, you will find that it is before the transaction. ट्रांजैक्शन से पहले की बात कर रहे हैं हम. जैसे हमें प्लांट लगाना है या नहीं लगाना है. प्लांट लगाना है तो उसको हमें ऑटोमेट करना है या नहीं करना है.
हमें कितना पैसा लगाना है, हमें मशीन रिप्लेस करना है या नहीं करना है, हमें नया मशीन लगाना है या नहीं लगाना है. सो ये जो डिसीजंस आप ले रहे हो, दीज डिसीजंस आर बिफोर द ट्रांजैक्शन. सो आप यू विल फाइंड दैट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट will involve making such decisions which will make this transaction to happen. And once a transaction happens, then the data generated out of transaction will be used in accounting. तो इसके बाद होता है अकाउंटिंग और इसके पहले होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ एनालिसिस. आप बहुत सारे एनालिसिस कर रहे होगे और ये जो आप एनालिसिस कर रहे होगे इसमें आपके दो स्टेटमेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. वो जाय एंड वीरू है. एक जाय है और एक वीरू है. अब जाय वीरू कहां से आ गई जी? हम कहते थे शोले फिल्म में थे ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र. एक जाय था, एक वीरू था. तो ये जाय एंड वीरू का कॉम्बिनेशन है दो स्टेटमेंट्स का, जो हमें याद रहना चाहिए एकदम स्टेप बाय स्टेप. रिकॉल करने की भी आवश्यकता ना हो, उस पर हमारा इतना अच्छा एक्सेलेंट कमांड होना चाहिए. So there are two statements what we have to see. One is called as income statement and one is called as balance sheet. So income statement and balance sheet will be used in financial management to do analysis and take decisions. So analysis and decisions के लिए ये दो statement को हम use करने जा रहे हैं. तो क्या इंपॉर्टेंस है इस स्टेटमेंट को मैं क्यों हाईलाइट करना चाह रहा हूं? क्योंकि एफएम में हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, क्योंकि इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के आधार पर यू विल बी गेटिंग ऑल द रेशियोज. इन्हीं के आधार पर आपको सारे रेशियोज आसानी से समझ में भी आ जाएंगे, आसानी से याद भी रह जाएगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट ये वही है जो आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है ना? इट्स द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट. एंड द सेकेंड वन इज द बैलेंस शीट. अच्छा, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट अकाउंटिंग. हम कहते हैं सर क्या एफएम और अकाउंटिंग में कोई रिलेशन नहीं है? हाँ रिलेशन है ना, वो तो देख ही रहे हो आप कितना रिलेशन है, राइट? नॉट ओनली दैट, क्या अकाउंटिंग और एफएम में रिलेशन नहीं है? तो वी विल टॉक अ लॉट अबाउट बोथ द थिंग्स, है ना? हम आगे बात करेंगे. और आपने अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो इंटरमीडिएट में भी डिस्टिंक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. So one is the income statement, another is the balance sheet. Let's see the income statement first. अब नोटिंग अच्छे से करना, ठीक है? मैं साथ ही साथ आपको बताता हुआ चलूंगा. जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उस पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ ही साथ. So we are talking about the income statement. ठीक है? इनकम कैसे आता है भाई? तो हम कहते हैं अच्छा समझ गए सर, समझ गए. पहला आइटम क्या होगा? मैं समझ गए सर, रेवेन्यू होगा ना पहला आइटम, रेवेन्यू. तो रेवेन्यू से ही इनकम आएगा ना. तो आप क्या कहते हो सर पहला आइटम क्या है? रेवेन्यू है. तो सर्टेनली वी स्टार्ट विद व्हाट? सेल्स. हमने सबसे पहले किसको रखा? हमने सेल्स को रखा सबसे पहले. सो वी हैव सर्टेन सेल्स, ठीक है? दिस इज आवर अमाउंट. अब नाउ व्हाट वी डू कि जो हमने सामान बेचा, करेक्ट, तो what is the cost of goods sold? So here what we do that from sales we will deduct COGS, and you know what the COGS is? What is COGS? आप कहते हैं COGS is basically cost of goods sold. What is COGS? COGS is cost of goods sold. कि जो सामान बिका और उसका हमारा कॉस्ट क्या था, राइट? सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट फर्दर? तो आप कहते हैं सर COGS इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? तो हम कहते हैं सर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक. प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर में मेरा स्टॉक लेवल क्या था, वो कंटिन्यू हुआ, वो मेरा इस ईयर का क्या बना? ओपनिंग स्टॉक बना. तो वो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास. एज्यूम करो कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास लेट से 100 यूनिट्स है मान लो, प्लस परचेज. इसके बाद हम लेके आते हैं किसको? परचेजेस. कि अब हमने और कितना परचेज किया? तो वी हैव द ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज. तो मान लो 50 यूनिट हमने परचेज किया, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150 माइनस क्लोजिंग स्टॉक.
अब हम देखते हैं कि हमारा ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक क्या था। पीरियड के एंड में जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, मान लो वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा था 100 का। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमने कहा कि COGS इज इक्वल टू 100 यूनिट का मेरा क्या था, ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 50 का हमने क्या किया, परचेज किया, माइनस 100 का मेरा क्लोजिंग था। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास रह गया, बच गया। तो 100 प्लस 50, 150 माइनस 100 मीन्स व्हाट, 50। तो ये जो 50 है ना, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जब हम बात करते हैं तो हमने जो सामान बेचा हम उसकी बात कर रहे हैं, और इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे मटेरियल का कॉस्ट क्या था हमारा, सैलरी का क्या हमारा खर्चा गया, राइट, दैट विल बी इंक्लूडेड हियर इन द केस ऑफ व्हाट, COGS। What is included, what is excluded, we will see that at later stage. तो सेल माइनस COGS, तो COGS को हमने क्या किया, इसमें से डिडक्ट कर दिया। तो सेल माइनस COGS will give us what, ग्रॉस मार्जिन, राइट। तो यहां हमें क्या मिल जाता है, हमारा ग्रॉस मार्जिन मिल जाता है। Now see this, when we talk of the COGS, तो एक बात को अभी हमें दिमाग में रखना है कि क्या इसमें हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे, क्या सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। तो आप बोलोगे नहीं, ये नहीं आ रहा है इसमें। तो जो डायरेक्ट एसोसिएटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, दैट विल बी इंक्लूडेड हियर, नॉट द अदर कॉस्ट लाइक एक्सक्लूड। क्या बोलेंगे, ये एक्सक्लूड करता है किसको, सेलिंग का जो हमारा कॉस्ट था, जो हमारा एडमिन कॉस्ट था, एक्सेट्रा, दीज विल बी एक्सक्लूडेड। इसको भी ध्यान में रखना है। आप जानते हो ऑलरेडी, मैंने बोला था, मैं सिर्फ रिकैप दे रहा हूं। So we have the gross margin, or we also call it what, gross profit. तो आप gross margin बोल दो, gross profit बोल दो, it's the same thing. This is GP, correct? So once we do this, we will get the GP. हमें क्या मिल गया, gross profit मिल गया। Now see this, नोटिंग करते हुए चलना अपना, correct? So हम बात कर रहे हैं किसकी, gross profit की, correct? So what is GP here? Gross profit is equal to sales minus COGS. Gross profit is equal to sales minus COGS. Now, whenever you deal in ratio, you have to keep all angles covered. और different question में उसका utilization तो वैसे भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे जब मैं COGS पे गया, तो अगर मैं स्टॉक एंड परचेज की बात करूं, मैं वहां से भी जा सकता हूं, और अगर मेरे पास सेल्स है और COGS है, आई कैन कैलकुलेट द GP। लाइकवाइज अगर मान लो मेरे पास GP है और सेल्स है, कैन आई कैलकुलेट द COGS? आप बोलोगे यस। यानी कि अगर मेरे पास, मैंने कहा COGS इज इक्वल टू, तो COGS इधर गया, GP इधर चला जाएगा, तो इट विल बी सेल्स माइनस व्हाट, GP। इट विल बी सेल्स माइनस GP। हम कहते हैं सर ये कौन सा रॉकेट साइंस है, आप इधर उधर कर दे रहे हो, बस ये नेचुरली आना चाहिए दिमाग में, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नेचुरली आना चाहिए। दैट व्हाट वी हैव टू लर्न हियर, वी हैव टू लर्न टू एनालाइज, एंड ये नेचुरली आना चाहिए। एफर्ट लगाने की जरूरत ना हो, इसको याद करने की जरूरत ना हो, क्वेश्चन में इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, इसकी जरूरत ना हो। क्वेश्चन आपके सामने आए, दिस शुड कम अप नेचुरली, अच्छा इसमें ऐसे करके हमारे को आगे बढ़ जाना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नाउ टेल मी वन थिंग, हाउ द COGS affects the gross profit। अब इसको सोचो आप, क्योंकि COGS को we are deducting from the sales, from our revenue। तो सेल्स में से, रेवेन्यू में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हटा रहा हूं, then I am getting GP। So how COGS will impact the GP? तो आप कहते हैं सर विद इंक्रीजिंग COGS our GP will decline, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, डिक्लाइन होगा ना। यानी कि COGS क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मेरा COGS कम होगा, इसका मतलब है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो? आप बोलोगे सर कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना। तो आप बोलोगे सर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो 2 मिनट रुक जाओ, अपने आप पता चल जाएगा, अभी लिखेंगे उसके बारे में, हड़बड़ाना नहीं है। सो वी हैव द ग्रॉस प्रॉफिट हियर। नाउ ब्रिंग इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने क्या किया, इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को।
सो ये जो हमने एक्सक्लूड किया था इधर, दीज आर बेसिकली आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको हमने क्या किया, जीपी से माइनस कर दिया. Once we remove operating expenses from GP, then we get something called as earning before interest and taxes, EBIT, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. नाम से ही पता चल रहा है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले हमारा इनकम क्या है, राइट? हमारा प्रॉफिट लेवल क्या है, किससे पहले? तो हम कहते हैं सर इंटरेस्ट को पे करने से पहले और टैक्स को पे करने से पहले, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. एंड इसी को आप एक और नाम से बुला सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आप इसको क्या कहते हैं? यू ऑल्सो कॉल इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो वी हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT और PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Now, this is the amount from where you will be paying your interest first. आप क्या करोगे? यहां से अपना इंटरेस्ट पे कर दोगे. इंटरेस्ट ऑन व्हाट? तो हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट. तो इफ देयर इज डेट इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, जो होगा ही, तो हम क्या कहते हैं, उस पर जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा था वो इंटरेस्ट हम यहां पे कर देते हैं. तो हमने क्या किया? लेस इंटरेस्ट. हमने क्या किया? लेस इंटरेस्ट. तो वी विल बी रिमूविंग इंटरेस्ट फ्रॉम हियर. और जब हमने इंटरेस्ट निकाला तो बन गया क्या? अब EBIT में से I हट गया. I हट गया, I तो पे हो गया, इंटरेस्ट तो पे हो गया. I फॉर इंटरेस्ट, T फॉर टैक्स. तो इंटरेस्ट गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? तो आप कहते हो सर अब टैक्स रह गया. तो दिस विल बी सेड एज EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और वी कैन सिंपली कॉल इट PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. अब इसको अर्निंग बिफोर टैक्सेस कह लें या प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कह लें. तो ये वो प्रॉफिट है जहां से अब हमें टैक्स देना है गवर्नमेंट को, जो भी मान लो 50% है, 30% है, 40% है, व्हाटएवर इट इज. टैक्स विल बी लिवाइड ऑन दिस इनकम, वो PBT पे लगेगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगा. तो अब आपको फिर दिमाग में आया होगा, आप बोलोगे क्यों नहीं लगा? तो आपके तो सर इसी को तो टैक्स शील्ड कहते हैं. इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स डिडक्टेबल है, इसीलिए उसको वहां से क्या क्रिएट होता है? टैक्स शील्ड क्रिएट होता है. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो वी गेट द EBT और PBT. अब फ्रॉम दिस EBT वी हैव टू पे टैक्सेस. हमने क्या किया? लेस किया किसको? टैक्स को. कलर कॉम्बिनेशन पे मत जाना, आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन सेट कर लेना. कलर कॉम्बिनेशन में मैं बड़ा, मुझे याद नहीं रहता मैं सोचता हूं कि इसको इस कलर में रखेंगे, इसको इस कलर में रखेंगे, बट वंस आई स्टार्ट टीचिंग तो फिर मेरे दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही घूम रहा होता है, कलर तो मेरे को ध्यान में ही नहीं रहता, तो गड़बड़ हो जाएगा. तो आप अपने हिसाब से करना. सबने क्या किया? यहां से टैक्स पे कर दिया, तो टैक्स डिडक्ट हुआ. तो टैक्स पे करने के बाद हमें क्या मिला? तो हमारी अर्निंग्स है. कब? टैक्स पे करने के बाद. सो दिस इज कॉल्ड एज अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, और इट इज कॉल्ड एज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. So this is after tax earning, after tax profit. Now this is your profit from where you will have to pay the dividend. अब अगर मान लो, अगर हमारे शेयर कैपिटल में we have both kind of shares, we have issued both kinds of shares like equity shares and the preference shares. हम जानते हैं preference share is called as preference share because it is preferred. Preference share is different from equity share because in the case of preference share there is a fixed dividend rate, predetermined. तो पहले किसको पे करते हैं? तो जो प्रेफर्ड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वी विल बी पेइंग फ्रॉम EAT. तो हमने क्या किया? इसमें से माइनस कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड. अच्छा, आप बोलोगे सर एक बात बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड तो जल्दी होता नहीं है ना? इतना तो हम सब जानते हैं, जानते हो ना, इतना नहीं होता, रेयर होता है. आपको मुश्किल से कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का जिक्र आएगा. अब ज्यादातर क्वेश्चन में देखोगे अपन इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल को हम एक साथ एक ही तरह से ट्रीट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको प्रेफरेंस का कंपोनेंट दिखेगा ही नहीं. लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखेगा, पक्का है, दिख भी सकता है. तो हमें करना क्या है कि अगर है तो ट्रीट करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं. तो हमने क्या किया? सो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया. कहां से? पैट से. पैट से जब हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया तो अब जो अमाउंट बचा वो किसका है?
आप कहते हैं अब जो अमाउंट बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट है प्योरली, है ना। सो वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल अर्निंग है, तो उसको हम कह देते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सब अपने अपने मन से प्रेजेंट करते हैं, आप EAESH याद रखना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सो ये जो अर्निंग है, अब जो अमाउंट मेरे पास यहां है, दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये किसके लिए है? ये इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, याद रखना है इसको। तो इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग क्या है? तो आप बोलोगे EAESH। इंटरेस्ट किस पे देते हैं? तो आप बोलोगे EBIT पे। टैक्स किस पे देते हैं? तो आप बोलोगे EBT पे। सो अब इसमें से वी हैव टू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब हमने क्या किया? प्रेफरेंस इक्विटी डिविडेंड या डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। हमने क्या किया? इक्विटी डिविडेंड पे कर दिया। सो इक्विटी डिविडेंड को पे करने के बाद जो बचा, इक्विटी डिविडेंड को पे करने के बाद जो बचा, मान लो EAESH जो है हमारा वो है 100, मान लो EAESH कितना है? वो है 100, ठीक है, 100 करोड़ का है। अब इसमें से हमने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दिया, लेट्स से ऑफ 40 का हमने डिविडेंड बांटा। सो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? तो आप कहते हो 60। नाउ 60 इज द रिमेनिंग अमाउंट, करेक्ट। अब ये जो 60 रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 100 मेरा प्रॉफिट था, 100 मेरा प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से 40 मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 100 मेरा प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से हमने 40 क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर 40 डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना रख लिया? तो आप कहते हो 60 रख लिया, यानी कि ये जो 60 बच रहा है मेरा, ये क्या हो गया? ये 40 क्या हो गया? आप कहते हैं सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम कहते हैं डिविडेंड। यानी कि प्रॉफिट का जो हिस्सा हमने बांटा, दैट इज बेसिकली डिविडेंड, और जो हिस्सा हमने बचाया, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि उस अर्निंग को हमने क्या किया है? रिटेन किया है, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। और retained earnings in other words can also be said as a undistributed profit because we didn't distribute it, we retained it. Why we retained it? हम कहते हैं अच्छा पूरा बांट दें। अब मान लो 100 करोड़ था, 100 का 100 करोड़ बांट देते हैं, और फिर कल पता चलता है एक अपॉर्चुनिटी आ गई, उसमें हमारे को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो फिर क्या मार्केट में भागेंगे रेज करने के लिए? नहीं। तो हमने कुछ अमाउंट रिटेन करके रखा है ताकि हम उसको इन्वेस्ट करके उस अमाउंट का जो मेरा कॉस्ट है उससे ज्यादा हम रिटर्न जनरेट करें। जाहिर सी बात है, रिटर्न हमेशा कॉस्ट से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, और एक एक पैसे का कॉस्ट होता है, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट दिस 60 इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या हो गया? आपका रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। सो वी हैव व्हाट? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या हो गया हमारे पास? तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया यहां। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट, व्हाट वी विल बी डूइंग थ्रू आउट द ईयर। हम इसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट रहना चाहिए। हम सारे एलिमेंट पे डिटेल डिस्कशन यहां नहीं करने जा रहे, कुछ चीजों की बात जरूर करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां किसकी? COGS। आप बोलोगे सर मेरे लेफ्ट साइड में तो जगह नहीं है ना, क्यों बवाल करवाते हो आप? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, आखिरी बार बता रहा हूं, पहली और आखिरी बार, बाद में भी बताऊंगा, मेरी आदत है बोल देता हूं मैं आखिरी बार, लेकिन मैं बताता रहता हूं। ये जो मेरा स्क्रीन है ना, ये आपका पेज है। तो जब भी मैं जहां भी कुछ लिख रहा हूं, आपको ये मान के चलना है कि सर मेरे नोटबुक के पेज पे उस चीज को लिख रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से जाना है। ये जो मेरा स्क्रीन है ना, ये लेफ्ट राइट मैं स्लाइड नहीं करूंगा, ये मैं वर्टिकली स्लाइड करूंगा, समझ रहे हो? तो ये मैं मान के चल रहा हूं ये आपका पेज, और मैं उतना ही आपको कंटेंट दूंगा जो आपके पेज में फिट हो जाए। तो आगे से ध्यान रखना, अभी फिलहाल दाएं बाएं इसको एरो करके नोटिंग कर लो अच्छे से, अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द COGS, और हम बात कर रहे थे COGS और GP में रिलेशन। तो हमने ये कहा था कि सर अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा होगा
तो इसका इंपैक्ट मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे होगा एंड दैट विल डिक्लाइन। यानी कि हमने क्या कहा था कि हम ये चाहेंगे कि COGS शुड बी लो। ये क्या होना चाहिए? ये लो होना चाहिए। जितना मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा होगा, मेरा जीपी उतना कम होगा। लेकिन एक बात बताओ, जीपी कम होने का क्या कोई फायदा है या नहीं है? क्या जीपी कम होने का कोई और भी फायदा है? आप क्या बोलोगे? सर हाँ है। कैसे फायदा है जीपी कम होने का? कि अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है यहां से हमने क्या किया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाया, वी गॉट द EBIT, वी पेड द इंटरेस्ट, वी गॉट द EBT एंड देन वी पेड द टैक्स। अगर मैं यहां इसको सप्रेस करूं, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को यहां सप्रेस करता हूं, तो ये बताओ कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो आप कहते हैं मेरी टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी? घटेगी। अगर मेरा COGS बढ़ेगा और जीपी गिरेगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी? गिरेगी। कम टैक्स देने की जरूरत होगी हमें। इनकम सप्रेस करती है ना कंपनी टैक्स बचाने के लिए। बट क्या वो एडवाइजेबल है? हम कहते हैं नहीं, वो एडवाइजेबल नहीं है, वो एडवाइजेबल नहीं है। ऐसा करती है कंपनीज। आप बोलोगे हाँ सर ये मैनिपुलेशन तो होता है, बट हाँ एडवाइजेबल नहीं है। व्हाट इज एडवाइजेबल? दैट इज COGS शुड बी एज लो एज पॉसिबल। इसको हमें क्या करना है? लोअर लेवल पे रखना है। करेक्ट। बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने EBIT पे कर दिया, राइट? इसका मतलब इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं लग रहा, वो तो पहले ही छट गया अमाउंट से। EBIT से इंटरेस्ट हटा, EBT बचा। अब EBT पे हमारा टैक्स लग रहा है, यानी कि ये क्या क्रिएट कर रहा है? तो आप कहते हो यहां सर क्रिएट होता है टैक्स शील्ड। क्या क्रिएट हो जाता है यहां टैक्स शील्ड क्रिएट हो जाता है। करेक्ट। दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है हमेशा कि इंटरेस्ट किस पे? तो आप कहते हो इंटरेस्ट डेट पे। इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट डेट पे। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है बताओगे आप? तो आप क्या बोलोगे? इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू पे। तो आप क्या बोलोगे? कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये भी याद रखना है, डेट के फेस वैल्यू पे क्या होता है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। करेक्ट। देन वी हैव द EBT एंड PBT। इट इज वेरी क्लियर। लेस क्या क्या? टैक्स, वी गॉट द EAT और PAT। देन वी हैव द डिविडेंड, EAESH आया, इक्विटी डिविडेंड हटाया एंड वी गॉट समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? रिटेन्ड अर्निंग्स। दिस इज योर इनकम स्टेटमेंट। इसके बहुत सारे एलिमेंट पे बहुत सारा डिस्कशन करना है हमें फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, ताकि आगे हमें ज्यादा परेशानी ना हो। बट हम क्या करेंगे? उसको आगे करेंगे। करेक्ट। तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया। याद हो गया होगा? याद हो गया ना? सेल माइनस COGS क्या मिला? GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या मिल गया? EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वी गॉट द EAESH। तो वहां से माइनस इक्विटी डिविडेंड जो बच गया, दैट इज आवर रिटेन अर्निंग्स। दैट इज आवर रिटेन अर्निंग्स। बचाएं ना बचाएं, कितना डिविडेंड दें ना दें, दोस आर कॉल्ड एज डिविडेंड पॉलिसी। एंड सर्टेनली वी विल हैव टू टॉक अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी, बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू यूज। अच्छा, मैं इनकम स्टेटमेंट को P&L से कनेक्ट करूं, उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करें क्या? नॉट नीडेड। मैंने पहले ही कहा आपको, दिस इज नॉट अकाउंटिंग। हमें जरूरत ही नहीं होने जा रही है, राइट? सो वी आर गुड विद इनकम स्टेटमेंट। इसको ध्यान में रखना है, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो हमें देखना है कि बैलेंस शीट के क्या क्या आइटम्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दोज कंपोनेंट्स। करेक्ट। सो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो मैं बताऊं कहते अच्छा चलो, वो कहते हैं सर बच्चों वाली बातें आप क्यों मतलब बताने लगते हो ना, ये तो बच्चे वाली बात है। व्हाई बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट? हम कहते हैं बिकॉज बैलेंस शीट में दोनों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। बैलेंस शीट इज लाइक कानून का तराजू। तो कानून का तराजू में कोई भी पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए, दोनों पलड़ा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सो दैट व्हाट द बैलेंस शीट इज। और हम जानते हैं there are two things. One is the acquisition and one is the utilization. या हम इसको ऐसे देखें तो हम कहते हैं सर एक साइड ऑफ बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, और एक साइड में हमारे पास हमारी लाइबिलिटीज होती है।
और जो इक्विटी लाइबिलिटीज एंड एसेट का जो टोटल है दोनों साइड वो बराबर होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। देखो ब्रह्म ज्ञान है ये सब ज्ञान जल्दी मिलता नहीं है कहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समय नहीं देंगे इसमें ज्यादा, फटाफट एक नजर देख लेते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारे पास, तो हमने कहा सर हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होती हैं इस साइड, एंड वी हैव व्हाट, एसेट्स। हमारे पास क्या होती है, एसेट्स होती है। नाउ ये वाला जो पार्ट है हमारा एसेट वाला पार्ट, ये बेसिकली यहां हम क्या करते हैं, एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इस साइड हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। एनीवे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, वी हैव द शेयर कैपिटल, वी हैव द शेयर कैपिटल। ओके, शुड वी मेंशन इक्विटी एंड प्रेफरेंस सेपरेटली, हम कहते हैं जहां जरूरत होगी कर लेंगे, बाकी अभी हम शेयर कैपिटल में लेके चलते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल के अलावा क्या होता है हमारे पास, तो हमने कहा सर वी हैव द एलटीडी, लॉन्ग टर्म डेट। क्या होगा हमारे पास, तो हमने कहा सर हमारे पास होता है डेट। किसको ले लिया, डेट को ले लिया। डेट के बाद वी हैव आर करंट लाइबिलिटीज। क्या हो जाएंगे हमारे पास, हमारे करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगे, है ना। एसेट में अगर जाते हैं तो वी हैव द फिक्स एसेट्स, वी हैव द फिक्स एसेट एंड वी हैव द करंट एसेट। फिक्स एसेट में क्या आता है, तो हम क्या बोलेंगे, पीपी। फिक्स एसेट्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, पीपी आ जाएगा, करेक्ट। और हम कहते हैं जैसे हमारा पेएबल्स, अकाउंट पेएबल्स, है ना, करेक्ट। और अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, तो अगर हम अकाउंट पेएबल्स की बात करें सो दैट इज आर लाइबिलिटीज, और रिसीवेबल की बात करें दैट इज आर करंट। वो दोनों के कैसा आइटम है, करंट आइटम है, तो यहां हम इसको रखेंगे। इसका जो टोटल होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। क्या आप चाहते हो कि मैं आइटम लिखूं, मैं नहीं लिख रहा आइटम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, हमें आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, किसके अंदर क्या आएगा, जैसे जैसे आएगा बताता चलूंगा, वैसे भी आप जानते होंगे इसको बहुत अच्छी तरह से। बैलेंस शीट में बस हमें क्या करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिमाग में रखना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट एन एसेट, बट इसको हम ध्यान में रखेंगे, मैं आपको आगे बता रहा हूंगा हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, बैलेंस शीट। Much discussion is not needed. Now, based on these two statements, we will get all the ratios. इसी के आधार पे हमें हमारे सारे रेशियोज मिलने जा रहे हैं, और जब हम सारे रेशियोज को देखना शुरू करेंगे तो इसके पार्ट्स भी आएंगे, इनके आइटम्स को भी हम यूज करेंगे, और इसी के आधार पे आपके रेशियोज बनेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने इंटर में एफएम पढ़ा होगा तो वहाँ एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग रेशियो एनालिसिस, जहाँ उन्होंने एक कैटेगरी बना के सारे रेशियोज को पढ़ाया हुआ है। बट वो सारे रेशियोज ना ही इंटर में रेलेवेंट था और फाइनल में तो कतई नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ मतलब के रेशियोज उठाने जा रहे हैं, ऐसे रेशियोज जो फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, जिसपे हमें अपना समय देना चाहिए, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या करेंगे, सी, ए और बी हो गया हमारा, सी पॉइंट पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट रेशियोज, इंपॉर्टेंट रेशियोज विल बी यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमें प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें इन रेशियोज का इस्तेमाल होगा, राइट। ऐसे कुछ रेशियोज को हम क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। नंबर 1, सिस्टमेटिक वे में नंबरिंग के साथ चलना। नंबर 1, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ईपीएस को। जानते हो फुल फॉर्म ईपीएस का क्या, व्हाट इज ईपीएस? तो आप कहते हैं सर ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, है ना, अर्निंग पर शेयर। बड़ा मजेदार चीज है। अच्छा, एक बात याद रखना, एक रूल बना लो कि जब भी मैं आपके सामने, जैसे रेशियो है, तो मैंने अगर कोई भी रेशियो लिखा तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। अरे अपने आप से पूछना है, मेरे से नहीं पूछना है, ठीक है, अपने आप से पूछना है कि
आखिर इस रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ये रेशियो चाहिए, वाई वी आर स्टडिंग इट एट ऑल। इससे पहले कि फॉर्मूला पे जाओ, क्योंकि रेशियो में एक बड़ा मजेदार बात है, बहुत ही मजेदार बात है। पता है क्या है मजेदार बात? एक सिंपल सा रूल याद रखना, जैसा नाम वैसा काम। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये रेशियो क्या है, क्योंकि रेशियो में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जो पहले लिखा जाता है वो न्यूमरेटर होता है, बाद में जो लिखा जाता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस रेशियो के नाम से, इसीलिए आप कहते हो कितने भी रेशियो बनाए जा सकते हैं, रेशियो का कोई सिलेबस ही नहीं होता, कितने भी रेशियो बनाए जा सकते हैं। और आप देखोगे हम लोग कई सारे रेशियोज बनाएंगे, बहुत सारे रेशियोज हमें जरूरत होती है एनालिसिस के लिए। बट whenever you see a ratio, you have to ask one question to yourself: what is the importance of this ratio? Why we are studying it? Why we are using it? और तभी जो आपका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट थिंग्स टुगेदर। आप उन्हें आपस में कनेक्ट कर पाओगे और समझ पाओगे। सो हम बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर है ना, इसका क्या मतलब हुआ? अर्निंग पर शेयर क्या हुआ? मान लो एक स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, और उस स्कूल में कंपटीशन में ये कहा गया कि जिस क्लास के बच्चे ये कंपटीशन जीत जाएंगे उस क्लास के बच्चों को प्राइज दिया जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, तो हुआ क्या, क्लास AFM सुमित पराशर के बच्चों ने क्या किया, जीत लिया कंपटीशन। और कौन जीतेगा भाई, हमारे अलावा तो कोई जीत नहीं सकता, तो जीत लिया कंपटीशन। अब इस क्लास ने कंपटीशन जीत लिया। प्राइस कितने था कंपटीशन का? 5,000 रुपये का प्राइस था, 5,000 रुपये का प्राइस था। तो ये जो अर्निंग है वो किसकी है? तो आप कहते हैं ये अर्निंग क्लास की अर्निंग है। व्हाट इज क्लास? तो आप कहते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी AFM में पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास हो गया उनका। सो ये जो क्लास है, इस क्लास का मतलब क्या हो गया? सारे स्टूडेंट्स। तो मैंने पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने कहा टोटल 1,000 स्टूडेंट हैं, 1,000 स्टूडेंट्स हैं। और कितना का प्राइस जीता है? 5,000 का प्राइस जीता है। तो अब ये 5,000 क्या होगा? 1,000 बच्चों में बटेगा। ये 1,000 बच्चों की क्या है? कमाई है भाई, कमाई है ना, मेहनत करके जीता है उन्होंने। ये 5,000 रुपया 1,000 बच्चों ने मेहनत करके जीता है। अब ये 1,000 बच्चों में वो 5,000 रुपया क्या होगा? बटेगा। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि यार मैं ज्यादा लंबा चौड़ा हूं, मैं ज्यादा मसल वसल है मेरे पास, तो मैं ज्यादा ले लूंगा, तुम्हारे को नहीं दूंगा। अब ये राजनीति तो है नहीं, तो वो 5,000 वो 1,000 बच्चों में बटेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अर्निंग पर स्टूडेंट क्या हुआ, अर्निंग पर स्टूडेंट क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक स्टूडेंट का जो अर्निंग है वो हो जाएगा 5,000 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 1,000, सो ₹5। एक बच्चे को 5 रुपए मिलेगा। अब ये जो एक बच्चे को 5 रुपए मिला, ये है अर्निंग पर स्टूडेंट, अर्निंग पर स्टूडेंट। यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल रहा है। तो ये था बैच 1, ये क्या था? बैच 1। इसी प्रकार से एक और बैच है, बैच 2। अगले कंपटीशन में वो बैच क्या करता है? उस 5,000 रुपए को जीत जाता है। अब इस बैच में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो है 5,000। अब इस बैच में 5,000 बच्चे हैं। सो अगर मैं अब यहां पूछूं आपसे कि बैच 2 का अर्निंग पर स्टूडेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही जवाब, आप बोलोगे सर 1 रुपये का। तो ये क्यों हो गया? बैच 2 वाला एकदम मुंह फुला के बैठ गया, हमें तो 1 रुपये ही मिला, पिछली बार बैच 1 ने जीता था उसको तो 5 रुपये मिल गए, मुझे तो 1 ही रुपया मिला, ऐसा क्यों हो गया सर? यस, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर रिफ्लेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है कि अगर एज एन इंडिविजुअल, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, अर्निंग पर शेयर इज नॉट योर अर्निंग टेक्निकली, है ना। ऐसा नहीं कि ये अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आप एज अ शेयर होल्डर आप अपनी अर्निंग सोच लोगे,
जैसे आप क्लास में बट गया, ऐसे नहीं बटता, राइट। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहां किसी भी कंपनी का अगर मैंने ईपीएस एस्टिमेट कर लिया तो मुझे ये पता चल जाता है कि पर शेयर उसकी अर्निंग क्या है। सो दैट इज अ गुड इंडिकेटर और पैरामीटर ऑफ प्रॉफिट, good parameter of profitability of the company, because if EPS is high, eventually the market price will also increase, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अगर ज्यादा है तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए स्टूडेंट आप किस बैच में रहना पसंद करोगे? आप सबसे पहले मुझे फोन करोगे, सर मेरा बैच ट्रांसफर कर दो यार, मेरे को नहीं रहना बैच 1 में, मेरे को बैच 2 में नहीं रहना, 1 में डाल दो। क्यों बोलोगे आप ऐसा? आप बोलोगे ऐसा इसलिए क्योंकि बैच 2 में कमाई कम है, बैच 1 में कमाई ज्यादा है। यानी कि इफ ईपीएस इज हायर तो जाहिर सी बात है मोर और मोर इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड इन द शेयर्स, दे विल इन्वेस्ट इन द शेयर्स एंड इवेंचुअली एमपीएस विल व्हाट? इंक्रीज। सो अर्निंग पर शेयर, हम इसी को कहते हैं कि पर शेयर हमारी अर्निंग क्या है, एंड दिस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या है, किसका इंडिकेटर है? ये प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर है। ये किसको इंपैक्ट करता है? तो हम बोलेंगे इट विल इंपैक्ट एमपीएस। अब एमपीएस क्या होता है? तो हमने कहा एमपीएस का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर। शेयर का मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस का मतलब है जो शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है वो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, राइट। एंड ईपीएस का इंपैक्ट आपको एमपीएस पे दिखाई देगा, करेक्ट। सो इट विल इंपैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अगर हम फॉर्मूला की बात करें हम क्या बोलेंगे? ईपीएस इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि टोटल अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर का है उसी को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। अब ईबीआईटी को तो नहीं कर सकते, ईबीटी को तो नहीं कर सकते, किसको करेंगे? तो आपने कहा सर EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और जब हमने EAESH को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया, इन दैट केस वी गेट समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? EPS, अर्निंग पर शेयर। और याद रखना है किसको इंडिकेट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी। किसको इंपैक्ट करता है? एमपीएस। अभी रिलेट करेंगे हम इनको आपस में, इसीलिए इस चीज को दिमाग में रखना जरूरी है। और किस बैच में रहना पसंद करोगे? बैच 1 में, उधर अर्निंग ज्यादा है। किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कंपनी 2 में या कंपनी 1 में? क्या बोलोगे सर? कंपनी 1 में, उधर ज्यादा स्कोप है। कंपनी 2 में इन्होंने बहुत ज्यादा लिक्विडेट कर रखा है ना, शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा है। वहां 1000 शेयर होल्डर था, यहां 5000 शेयर होल्डर्स हैं सर, इधर गड़बड़ है, राइट। यानी कि हम कहते हैं इक्विटी से भी फंड रेज करने की एक सीमा होती है। नंबर 2, सेकंड में टर्म आ गया है तो इसको उठा लो, दैट इज एमपीएस। सो एमपीएस का मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। हालांकि ऊपर लिखा था मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिख दिया। एमपीएस क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, राइट। नंबर 3, सो जब शेयर मार्केट को देखेंगे उस समय यू विल सी, राइट, उस समय यू विल सी। अब इसके अलावा जैसे अर्निंग पर शेयर होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर होता है, एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, एक शेयर पे अर्निंग क्या है, उसी तरह से हम इस चीज को भी कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो पर शेयर डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीपीएस। सो अगला जो हमारा रेशियो होगा दैट विल बी डीपीएस। नाउ डीपीएस स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर। अब जरा ध्यान देना है इस पे, डिविडेंड पर शेयर का मतलब क्या हुआ? तो हमने कहा था वी हैव अर्निंग बिफोर टैक्सेस, हमारे इनकम स्टेटमेंट, वो तो याद है आपको। अर्निंग बिफोर टैक्सेस नहीं, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस लेते हैं ना, बिफोर भी क्यों ले, हमने टैक्स भी पे कर दिया। सो दिस इज आवर ईएटी। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से हमने क्या किया था? लेस किया था प्रेफरेंस डिविडेंड को। सो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस किया था, तो वी गेट समथिंग कॉल्ड एज EAESH, ठीक है। सो दिस इज आवर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट। नाउ इस अर्निंग में से वी पे द डिविडेंड, तो हमने क्या किया? लेस इक्विटी डिविडेंड। यहां से हमने क्या किया? डिविडेंड पे किया,
सर्टेन अमाउंट, ठीक है। और फिर जाके हमारा बनता है रिटेन्ड अर्निंग्स। हमारे पास क्या बच गया? रिटेन्ड अर्निंग्स बच गया। दिस आर स्टेटमेंट। अब एज्यूम करो कि ये जो मेरा EAESH है, लेट्स से दिस EAESH इज अगेन लेट्स से 5,000 crores or whatever, and from this 5,000 we have distributed an equity dividend of let's say 3,000। हमने इतना क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि 5,000 लेस 3,000, तो रिटेन्ड अर्निंग मेरे पास कितना हो गया? 2,000। रिटेन्ड अर्निंग इज व्हाट? 2,000। So 5,000 was my earning for equity shareholder, and from that 5,000 we have distributed what? 3,000। 3,000 हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। So इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3,000। अब सवाल आता है कि ये डिविडेंड किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ? शेयर होल्डर्स को। तो कितने शेयर होल्डर्स हैं? सो एज्यूम करो इस केस में, इस एग्जांपल में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज N इज इक्वल टू लेट्स से 1,000। सो 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स है हमारे पास। तो इफ देयर इज 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये 3,000 कितने में बटा है? 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटा है। यानी कि अगर मैं डिविडेंड पर शेयर निकालना चाहूं, तो हमने कहा जो टोटल डिविडेंड था हमारा, जो हमारा टोटल डिविडेंड था, जो इक्विटी डिविडेंड था हमारा टोटल, दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे हमें क्या होगा? पर शेयर डिविडेंड का पता चलेगा। नाउ इन आवर एग्जांपल आवर इक्विटी डिविडेंड टोटल इज 3,000। कितना बांटा है हमने? 3,000 इक्विटी डिविडेंड बांटा है। दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज व्हाट? 1,000। सो इट इज व्हाट? DPS इज ₹3 पर शेयर। मेरा डिविडेंड पर शेयर क्या हो गया? 3 रुपए पर शेयर का हमारा डिविडेंड पर शेयर हुआ। सो दिस इज योर DPS। ना हाउ डिविडेंड पर शेयर इज इंपॉर्टेंट? हम कहते हैं हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सो अगर ब्रॉड कैटेगराइजेशन बोलता हूं मैं आपको, सिंपल तरीका, दो तरह के लोग होते हैं। आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, है ना। हमेशा इस बात पे डिबेट होता है कि भाई बिजनेस करो, अपने काम का मालिक बनो, नौकर मत बनो। कहते हैं ना लोग, ज्ञानी लोग, ज्यादा ज्ञान होता है तो उनको तो वो ज्ञान करेंगे क्या, दूसरों को चिपकाते हैं। एनीवे, और फिर लॉजिक बताते हैं उसके पीछे कि जो जॉब में वो रिस्क लेना नहीं चाहता, पर ऐसा है नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। आगे बात करेंगे इस पे, बकवास है ये पूरी तरह से। बट अगर उसी को ले लेते हैं रफ एग्जांपल में, so if someone is not inclined to take risk, तो उसका जो अप्रोच होता है ना, वो कंजर्वेटिव अप्रोच होता है। वो कोई भी ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहता जहां से उसका पैसा डूब सकता है। भले ही पोटेंशियल बहुत हाई हो, भले ही एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत हाई हो, श्योरिटी लेकिन अगर कम है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अब मान लो कोई रिटायर्ड पर्सन है, जॉब से रिटायर हुआ है, उसकी सेविंग है, तो क्या वो अपने सेविंग से रिस्क लेना चाहेगा? बोलेगा यार मैं ऑलरेडी 60-70 साल का हूं, अगर अभी मेरा पैसा गया तो मैं कमाऊंगा कब? अब तो मैं कमा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। बोलेगा नहीं, मैं कंजर्वेटिव वे में चलूंगा कि मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए। ऐसे लोग जो कंजर्वेटिव होते हैं ना, दे लुक फॉर डिविडेंड। उन्हें ना शेयर वैल्यू एप्रिसिएशन में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज शेयर वैल्यू एप्रिसिएशन में रिस्क भी है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द MPS, वी विल सी दैट कि उधर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। बट अगर कोई भी कंपनी जिसका शेयर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो आप शेयर से ज्यादा कमा नहीं पाओगे, लेकिन वो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है, तो ऐसे में क्या होता है, वो इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे, शेयर वैल्यू नहीं अप्रिशिएट हो रहा है, दैट्स ओके। तो वो उनका क्या होता है, एक फिक्स्ड इनकम हो जाता है। दैट इज वन एंगल टू सी दिस थिंग। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द DPS, इट मींस डिविडेंड पर शेयर। क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? हम क्या बोलेंगे? DPS इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड divided by number of shares. Equity dividend divided by number of shares. Equity dividend divided by number of shares. ठीक है, आ जाइए नंबर 4। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रेशियो है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, देखो हमारे पास दो चीजें हैं यहां। एक है हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और एक है हमारे पास अर्निंग पर शेयर।
So we have the MPS and we have the EPS, market price per share, and we have the earning per share. So we have the MPS and we have the EPS. So MPS क्या है? प्राइस है, और EPS क्या है? अर्निंग है, पर शेयर प्राइस, पर शेयर अर्निंग, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों से एक रेशियो बनता है विच इज कॉल्ड एज प्राइस अर्निंग रेशियो, इन शॉर्ट वी कॉल इट पीई रेशियो। अब पीई रेशियो को याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, हम कहते हैं प्राइस अर्निंग मतलब एमपीएस बाई ईपीएस, मामला खत्म। तो व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो? तो आप कहते हो सर एमपीएस बाय ईपीएस। तो अगला जो रेशियो है दैट इज आर पीई रेशियो। इसको डबल स्टार क्यों किया? क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीई रेशियो। दिस इज योर प्राइस अर्निंग रेशियो, करेक्ट। क्या बोलेंगे? P इज इक्वल टू व्हाट इज द प्राइस? यू से द एमपीएस। व्हाट इज द अर्निंग? यू से द ईपीएस। सो एमपीएस बाय ईपीएस, एमपीएस बाय ईपीएस, करेक्ट। एमपीएस बाय ईपीएस। डन, राइट। चलो वी विल स्टॉप हियर टुडे, आज हम यही रोकते हैं। दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर एंड आई होप आपने प्रॉपर नोटिंग करी होगी। एक डेडिकेटेड नोटबुक ले लेना। प्रायर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को मिली है तो आपने तो ले ही रखा होगा, ठीक है। और आपको दो ही मटेरियल पे फोकस करना है, जो मैं आपको बुक दूंगा और जो आपका क्लास नोट्स होगा। आपको इसके अलावा और किसी मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आरटीपी एमटीपी के पीछे मत भागो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। आपके प्रॉब्लम बुक में वो भी मेंशन होगा, अगर मैंने नहीं बोला है तो वो सुन लो। आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन भी मेंशन होगा। आपका प्रॉब्लम बुक जो है ना, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक के नाम से आएगा, पीपीबी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी डले हुए हैं। वो बहुत ईजिली आप सिलेबस को कवर कर पाओगे। क्लास नोट्स आपका प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नोट बनेंगे, जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे, सब आपको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास फ्रॉम माई साइड ऑल्सो इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, है ना, ताकि आपको आप समझ पाओ कि हमारा पैटर्न ऑफ नोट्स राइटिंग क्या होना चाहिए। वैसे आप समझ रहे होगे अभी, है ना, राइट। इसके अलावा जो साइड में नोट्स बन रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी व्हेन वी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो हम डिटेल्ड स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टडी मैट का जो सोल्यूशन है उसी के आसपास रहते हैं, बट जाहिर सी बात है स्टडी मैट के स्टेप्स को मैं ब्रेक करके आपको बताऊंगा, तो वहाँ भी ढेर सारे नोटिंग होंगे। तो यू हैव टू हैव अ क्लियर माइंडसेट कि हमारा नोट्स किस तरह से बने, और ये नोट्स रफ में नहीं होना चाहिए, फेयर में होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि क्लास में रफ किया फिर बाद में फेयर कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है, टाइम का वेस्टेज है। जो करना है क्लासरूम में ही करना है, ठीक है। इसका पीडीएफ शीट अगर मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ तो वो आपके लिए इतना कामगार नहीं होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ना लिखूं और बाद में सर को बोलूं सर मुझे पीडीएफ दे। तो आपके पास तो होगा ही ना सर? हाँ हमारे पास होगा, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि उससे उसका परिणाम क्या होगा, अगर आप लिखते नहीं है ना तो यू वॉन्ट बी एबल टू कंटेम्पलेट थिंग्स। तो इश्यूज आते हैं, अब बहुत अच्छा आप फिर वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद से लिखना है, सारे प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ये जो आप लिख रहे हो ना क्लासरूम में, ये आपका प्रैक्टिस है। आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, तो इसके मल्टीफोल्ड इफेक्ट आपको दिखाई देंगे आपकी प्रिपरेशन, करेक्ट। आपको और किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आज से पहले क्लास से ही मेरा नंबर दे रहा हूँ, हालांकि अभी आपको मेरे नंबर की जरूरत होगी नहीं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 726933। ये नंबर किसी को भी ना इंक्वायरी के लिए मत दे देना। बदमाश तो कम होते नहीं हो तुम लोग। किसी को क्लास चाहिए तो सरकारी नंबर पकड़ा दो, सीधा बात कर लो ना। तो ये किसी को इंक्वायरी के लिए मत दीजिएगा, उसके लिए अदर नंबर्स हैं, आपको पता है। दे कैन सर्च ऑनलाइन, दे कैन गो टू द वेबसाइट, और दे कैन सिंपली, मैं बता ही दे रहा हूँ, 8882474092। ना नॉट दिस नंबर, दिस इज पर्सनल नंबर। इफ फाइंड एनी प्रॉब्लम, है ना, किसी भी तरह की दिक्कत कभी भी आपको ड्यू कोर्स महसूस हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेटर है व्हाट्सएप पहले करना, है ना। और कॉल तो आप उठाओगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉल उठाऊंगा, व्हाट्सएप का जवाब आप दोगे नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है।
मैं व्हाट्सएप का भी जवाब दूंगा, पक्का दूंगा, श्योर है ना, 100%, अगर मैं क्लास में नहीं हूं तो। और साथ ही साथ मजे से पढ़िए इस पेपर को, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा मत सोचना। इसको बहुत अलग अलग तरह से भी पढ़ाया जाता है, इसको सजाया जाता है, इसको भारी भरकम बनाया जाता है, तो हमें नहीं जाना उसमें, है ना। बहुत सिंपल है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं कि बस हो गया जी, तो हो गया जी तो कुछ नहीं होता, है ना। इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड आते हैं एग्जाम में, सीए फाइनल का पेपर है, तो इससे ज़्यादा मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, आप समझ सकते। आईसीआई पे भरोसा करना नहीं है, वो आप अनुभव ले चुके हैं, है ना। फाउंडेशन और इंटर में आप एक बात तो समझ गए होंगे, दुनिया में किसी पे भरोसा कर लो, आईसीआई पे मत करो, राइट। सो पॉजिटिव अप्रोच के साथ, रेगुलर रिवीजन के साथ क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है और अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाना है। अगले क्लास से डेफिनेटली डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा और आज की जो भी नोटिंग है उसको अच्छी तरह से अरेंज करके रख लेना, करेक्ट। अगले क्लास से राइटिंग पार्ट थोड़ा बढ़ेगा, मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा, है ना। जो अदर रेशियोज आएंगे उस पर हम खूब सारा एनालिसिस करते हुए साथ साथ चलेंगे। विल डू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी करते हुए चलेंगे, करेक्ट। सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग।